ठीक है, यार तुम अपने हाथ से मुझे ख़त्म करके इस रिश्ते से और मुझसे आज़ादी हासिल कर लो। मैं तुम पर अपना खून माफ़ कर देता हूँ, क्योंकि मेरी मौत की सूरत ही तुम्हें अब इस रिश्ते से आज़ादी मिल सकती है। वैसे तो मैं खुद से ही तुम्हें जुदा नहीं होने दूँगा। ड्रैद ने बोलने के साथ ही सिमल के हाथों में रिवॉल्वर पकड़ाकर अपनी कनपटी पर रख दी। ये ये क्या कर रहे हैं आप दैद? प्लीज़ मेरा हाथ छोड़ें, हटाएं इस रिवॉल्वर को। रिवॉल्वर पकड़े हुए जिमल का हाथ दुरैद के हाथ में था, जिसे दुरैद ने ज़बरदस्ती गिरफ्त में लेकर अपनी कनपटी पर रखा हुआ था। जिमल का दिल खौफ के मारे किसी अनहोनी के डर से बुरी तरह कांपने लगा। नहीं, आज ख़त्म कर डालो मुझे, ताकि तुम्हें आज़ादी नसीब हो जाए। वैसे भी तुम मुझसे मोहब्बत नहीं करती, ये सोच ही मुझे मारे जा रही है। दुरैद ने बोलने के साथ ही जिमल की उंगली से ट्रैगर दबाना चाहा। मैं मोहब्बत करती हूँ आपसे दैद, बहुत मोहब्बत करती हूँ। अब दोबारा कभी भी आपसे दूर जाने की बात नहीं करूँगी, प्रॉमिस। जिमल अपना हाथ मुसलसल दुरैद की गिरफ्त से छुड़ाती हुई खौफजदा अंदाज में चीख कर बोली। तब दुरैद ने जिमल का पकड़ा हुआ हाथ छोड़ दिया। जिमल ने फ़ौरन अपने हाथ में मौजूद रिवॉल्वर को डर के मारे फर्श पर फेंका और दुरैद के सीने से लगकर रोने लगी। आपको कभी कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकती थी मैं, कभी भी आपके साथ बुरा नहीं कर सकती, ना बुरा होते बर्दाश्त कर सकती हूँ। खुदा के लिए दोबारा कभी भी ऐसा मत करिएगा, वरना मेरे पास कुछ भी नहीं बचेगा। मैं करती हूँ आपसे मोहब्बत, प्लीज़ दैद, ऐसा मत करिएगा आइंदा। जिमल दुरैद के सीने से लगी हुई से बोल रही थी, जबकि दुरैद की नज़र अब कमरे के दरवाजे पर टिकी हुई थी, जहाँ दरवाजे का हैंडल को पकड़े काफ़ी देर से खड़ी हुई तबिंदा सारा तमाशा खामोशी से देख रही थी। वो बिना आवाज़ के कमरे का दरवाज़ा आहिस्ता से बंद करती वहाँ से चली गई। तब दुरैद ने जिमल के वजूद को अपने हिसार में लिया, जो उसके सीने से लगी हुई अभी तक दुरैद की हरकत पर हो रही थी। आई नो तुम मुझसे प्यार करती हो, बस तुम मुझ पर गुस्सा थी, मुझसे नाराज़ थी, इसलिए कैफ की तरह मुतवज्जा होगी। उससे तुम्हें कोई दिली लगाव नहीं है। तुम अपने और मेरे रिश्ते को आखिर क्यों दिल से कबूल नहीं कर पा रही? हम दोनों बचपन से एक दूसरे को आमने सामने देखा है, तो फिर हम सारी ज़िंदगी क्यों नहीं एक साथ रह सकते, बताओ मुझे। दुरैद जिमल का चेहरा अपने दोनों हाथों में थामकर उसे पूछने लगा। जिमल के चेहरे पर अभी भी खौफ के आसार दिख रहे थे। वो दुरैद के रिएक्शन से खौफजदा हो गई थी। दुरैद उसकी आंखों से आंसू साफ करते हुए बोला, रोना बंद करो जिमल, मैं तुम्हें अपने आप से दूर करने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता। जब भी ये सब जज्बात में कर बैठा, अब ऐसा कभी भी नहीं करूँगा। बस तुम्हारे मुंह से ये अल्फाज नहीं सुन सकता कि तुम मुझसे प्यार नहीं करती, मेरे साथ नहीं रह सकती। एंड ऐसा कभी मत बोलना प्लीज़। दुरैद जिमल के वजूद को अपने हिसाब में लेकर बेड पर लिटाता हुआ उस पर झुका। दैद जिमल उससे पहले दुरैद को कुछ बोलती हुए अपनी उंगली जिमल के होंठों पर रख चुका था। बहुत ज़्यादा दिल जला है आज मेरा, सिर्फ 5 मिनट मुझे अपनी कुर्बत के देखकर खुद में सुकून महसूस करने दो, उसके बाद मैं तुम्हारे कमरे से चला जाऊंगा। दुराज जिमल से बोलकर उसकी गर्दन पर झुक गया। अपने आज के किए गए गुस्से का इजाला उसकी गर्दन को अपने होंठों से चौका पूरा करने लगा, जबकि जिमल खामोशी से दीवार पर टंगी खड़ी में 5 मिनट गुजरने का इंतजार करते हुए साथ ही ये सोचने लगी कि अब उसे कैफ को भुलाना होगा। अपनी गर्दन पर दुरैद की सांसों की गरमाई से उसमें कोई ऐसा सांस बेदार नहीं हुए। वो बुत बनी लेटी हुई वॉल क्लॉक को देखे जा रही थी। तब दुरैद ने जिमल के गाल पर अपना हाथ रखकर उसके चेहरे का रुख अपनी तरफ किया। लव यू माई लाइफ। मदहोश सी दुरैद की आवाज़ जिमल के कान से टकराई, जिसके बाद वो अपनी सांसों की गरमाई जिमल की सांसों में उतारने लगा। जिमल के बंद आंखों से आंसू जारी होने लगे। दुरैद की उंगलियां जिमल के गर्दन पर आहिस्ता से रक्स करती हुई सरहद पार करके हदूद से निकलती गई। उसने एकदम दुरैद का हाथ पकड़ा, मगर अब वहाँ दुरैद के होंठों का रमस उसे तड़पा रहा था। लीव मी दैट, 5 मिनट हो चुके हैं। जिमल के याद दिलाने पर दुरैद होश में आया। वह जिमल को खामोशी से देखता हुआ उठकर अपने कमरे में चला गया। क्या हमाकत की थी कल रात तुमने जिमल के कमरे में जाकर उसके सामने? मैं तो तुम्हें अच्छा खासा मैच्योर इंसान समझती थी, लेकिन तुम्हारा जज्बातीपन देखकर तो मुझे अब जिमल के साथ साथ तुम्हारी भी फिक्र हो रही है। तबिंदा सुबह नाश्ते के टेबल पर मौजूद थी। जब दुरैद ऑफिस जाने के लिए तैयार होकर डाइनिंग हॉल में आया तो उसे देखकर शुरू हो गई। कौन सी हरकत की बात कर रही हैं आप? अच्छा, वो रिवॉल्वर वाली? वो रिवॉल्वर तो खाली था। क्या हुआ, अब ऐसे क्यों घूर रही हैं मुझे? आपकी बेटी के लिए जज्बाती ज़रूर हो, मगर बेवकूफ़ नहीं कि अपनी जान ले लूँ। दुरैद कुर्सी खींच कर उस पर बैठता हुआ नॉर्मल अंदाज में बोला। तो तबिंदा से पूरी आंखें खोलकर दुरैद को घूरने लगी, फिर कुछ याद आने पर एकदम बोली, वैसे कल तुम जिमल से ये भी कह रहे थे वो खुला का हक अपने पास महफूज नहीं रखती, यानी वो अपनी मर्जी से खुला नहीं ले सकती। तबिंदा नाश्ते से हाथ खींचकर दुरैद को देखती हुई उसे पूछने लगी, तो ये बात इतना ऊंचा बोलने की क्या ज़रूरत है? ऐसा बोलें। जाग चुकी होगी सिमर, और प्लीज़ अगर मैंने उसे ऐसा कुछ बोला भी है तो आप जानती हैं इसका मकसद यही है कि वो खुला का ख्याल अपने दिलो दिमाग से निकाल दे। दुरैद तबिंदा को देखकर खुद भी आहिस्ता और आवाज़ में वजाहत देता हुआ बोला, यानी तुम मेरी बेटी को गन पॉइंट पर अपने साथ रिश्ता रखने पर मजबूर करोगे? तबिंदा दुरैद से सीरियस होकर पूछने लगी, क्यों, आप ऐसा नहीं चाहते कि मेरा और जिमल का रिश्ता हमेशा कायम रहे? वैसे भी आपकी बेटी मेरी बीवी है, अगर वो अपने लिए कोई गलत रास्ते का इंतखाब करेगी तो उसे अकल दिलाना मेरा फ़र्ज़ है। मैं गन पॉइंट पर अगर उसे अपने साथ रखने पर मजबूर कर रहा हूँ तो वजह भी आप जानती हैं। दुरैद तबिंदा को बोलता हुआ नाश्ता करने लगा। वजह यही है कि तुम उसको बचपन से पसंद करते हो, मगर जिमल की पसंद उसका क्या? तबिंदा की बात सुनकर दुरैद नाश्ते से हाथ रोकता हुआ उसे दिखने लगा। जानती क्या हैं आप उस लड़के के बारे में? मालूम है आप
को वो कौन है और यहाँ जिमल की पसंद बीच में कहाँ से आ गई। वो मनखुहा है मेरी, सिर्फ अब वो अपने और मेरे रिश्ते को समझ नहीं पा रही। मोहब्बत भी मुझी से करती है। दरद माथे पर बल लाइए तबिंदा को जताता हुआ बोला, मुझे क्या करना है उस लड़के के बारे में जानकर। दरद मैं मानती हूँ कल जिमल ने अपनी बातों से तुम्हें हट किया होगा, मगर वो गलती पर भी थी, मगर उसके बावजूद मैं गुस्से में तुम्हारा रिएक्शन देकर अपनी बेटी के लिए फिक्रमंद हो चुकी हूँ। तबिंदा की बात पर दरद को अपना गुस्से में जिमल पर हाथ उठाना याद आया तो माथे के बल खुद ही गायब हो गए। बात इतनी सी है, मुझे किसी दूसरे के साथ बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता, ना ही अपने और सिमर के रिश्ते को ख़त्म कर सकता हूँ। हाँ, मुझे इस बात का अंदाज़ा है कि मैं उसके साथ गुस्से में काफ़ी मिसबिहेव कर चुका हूँ, जिसका मुझे एहसास है आइंदा ऐसा कभी नहीं होगा। दुरैत ने बोलने के बाद काफ़ी का कप होंठों से लगाया। मैं बस यही चाहती हूँ कि तुम दोनों एक साथ खुश रहो। तबिंता बोलती हुई दोबारा नाश्ता करने लगी। इस मामले में हम दोनों की सोचें एक दूसरे से काफ़ी मिलती हैं, क्योंकि मैं भी यही चाहता हूँ कि हम दोनों एक साथ खुश रहें। मैं देख कर आता हूँ सिमर को, वो जाग चुकी होगी। दुरैत तबिंदा को बोलता हुआ कुर्सी खींच कर उड़ गया। सिमर के कमरे की तरफ जाने लगा। अपने रूम के टेरेस पर खड़ी होकर पिछले 20 मिनट से क्या कुछ सोच चुकी थी। उसके पास ये हक महफूज नहीं था कि वो खुला लेकर आज़ादी से जी सके। दुरैत को बचाने के बाद उससे आज़ादी लेने के लिए क्या उसे खुद सुसाइड कर देना चाहिए थी, या फिर कहीं बहुत दूर चले जाना चाहिए था जहाँ उसे कोई पहचान न सके, या फिर वही करना चाहिए था जैसा दुरैत और तबिंदा चाहते थे। आखिर वह खुद क्यों नहीं चाहती थी ऐसा? क्या वजह उसकी कैफ से मोहब्बत थी, या फिर दुरैत की बेजा पाबंदी और दीवानगी जिससे वह परेशान हो जाती। कल तबिंदा उससे ना सिर्फ उसका मोबाइल ले चुकी थी, बल्कि उसके यूनिवर्सिटी जाने पर भी तबिंदा ने पाबंदी लगा दी थी। सिर्फ उसे सेमेस्टर में पेपर देने की इजाज़त थी। अभी थोड़ी देर पहले लैंडलाइन पर सिमरन की कॉल आई थी, जो कि इत्तेफाक से उसने अपने कमरे से बाहर निकलकर रिसीव कर ली थी। सिमरन ने उसको कैफ़ का मैसेज दिया था, क्योंकि वह कल शाम से कैफ़ की कॉल रिसीव नहीं कर रही थी। कैफ उसकी कॉल रिसीव ना करने की वजह से काफ़ी परेशान था। सिर्फ जिमल की खातिर उसने दुरैत की कंप्लेन पुलिस में नहीं करवाई थी, वरना जो हरकत दुरैत उसके घर में आकर करके गया था वो हरगिज़ काबिल माफ़ी नहीं थी। बकौल सिमरन के कैफ ने उससे कहा था कि वह जिमल के साथ है, वो कभी भी उसका साथ नहीं छोड़ने वाला। बस जिमल को ही किसी तरह से दुरैत से अपना रिश्ता ख़त्म करना है। बाकी की मंजिल इन दोनों के लिए आसान है। और कैफ की ये सब बातें बताने के बाद सिमरन ने जिमल से यही कहा था कि वह कैफ फजूल बातों को बिल्कुल भी सीरियस ना ले और अपने पेपर पर ध्यान दे। अभी सिमरन यही सारी बातें सोच रही थी, तब उसने चौंक कर अपने पेट की जानिब देखा, जहाँ दुरैत के हाथ उसके पेट के गिर्द लिपटे हुए थे। वह जिमल की पुश्त पर खड़ा उसके बालों की खुशबू अपनी सांसों में उतार रहा था। जिमल खामोश खड़ी उसके हाथों की हरकत महसूस करने लगी, जो उसके गाउन की खुली डोरी को पेट पर कस रहे थे। मैं अपनी हर सुबह की शुरुआत इसी तरह तुम्हें अपनी बाहों में लेकर करना चाहता हूँ माई लव। तुम्हारी सेमेस्टर कंप्लीट हो जाए तो मैंने सोच लिया है, इसके बाद हमें अपनी मैरिड लाइफ का आगाज़ करना चाहिए। तुम्हारा क्या ख्याल है इस बारे में? दुरैत जिमल के पुश्त पर खड़ा उसे अपनी बाजू में भरे उससे आज की मर्जी पर जानने लगा। बात करते हुए बदस्तूर दुरैत के होंठ जिमल के होंठों के बालों को छू रहे थे। ठीक है। जिमल दुरैत की बात पर मुख्तसर सा जवाब देकर अपने गिर लिपटे दुरैत के बाजुओं का हिसाब तोड़ती हुई अंदर कमरे में चली आई थी। जिमल को ठीक है कहना ही मुनासिब लगा। वैसे भी अगर उसकी मर्जी ना भी होती, दुरैत तब भी जिमल से अपनी ही मनवाता, जैसे वो शुरू से करता आया था। जिमल यहाँ आओ मेरे पास। दुरैत खुद भी कमरे में आकर जिमल को देखता हुआ बोला। वो वार्डरोब की तरफ बढ़ रही थी। आप यहीं से बोलते हैं दुरैत, मैं सुन रही हूँ आपकी बात। जिमल दुरैत को देख के बगैर उसे बोली और वार्डरोब से अपने कपड़े निकालने लगी। दुरैत चलता हुआ उसके पास आया। वार्डरोब का दरवाज़ा बंद करके जिमल का हाथ पकड़ता हुआ उसे सोफे तक लाया। खुद सोफे पर बैठता हुआ जिमल को अपनी थाई पर बैठा चुका था। कल जो भी कुछ हुआ वो ठीक नहीं था, जानता हूँ मैं बहुत ज़्यादा अगर सेव हो गया था, क्योंकि बात हमारे रिश्ते की थी, इसलिए गुस्से में कुछ ज़्यादा मिसबिहेव कर बैठा। मगर तुम्हें भी तो सोचना चाहिए यार, तुम मेरी बीवी होकर यूँ किसी दूसरे के बारे में। खैर, मैं कल की बातों को दोहराना नहीं चाहता। अब बेहतर यही है कि हम दोनों ही कल वाली बातों को अपने दिलो दिमाग से निकाल दें। दुरैत जिमल के कमर के गिर्द अपना बाजू लपेटे उसे प्यार से समझाने लगा, जबकि जिमल खामोशी से दुरैत को देखती हुई उसकी बात सुन रही थी। ठीक है, मैं कल वाली सारी बातें जो मैंने आपसे कही उसे अपने दिल और दिमाग से निकाल देती हूँ। जिमल दुरैत के चेहरे को देखने के बजाय सामने दीवार पर टंगी वॉल क्लॉक में टाइम देखती हुई से बोली। बिल्कुल रात की तरह, जब दुरैत ने उससे अपने लिए 5 मिनट मांगे थे। यहाँ देख लो मेरी तरफ, अभी भी ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा तुम्हारा, खुद भी ऑफिस जाना है मुझे। मैं जानता हूँ तुम अभी भी मुझसे नाराज़ हो, बल्कि नाखुश भी, क्योंकि कल रात को मैंने हर दफ़ा की तरह तुमसे अपनी बात मनवाई। मगर जिमल, मैं तुम्हें इस तरह उदास भी नहीं देखना चाहता, लेकिन तुम्हें अपने आप से दूर करने का तो हौसला भी नहीं है मुझ में। प्लीज़ मेरी जान, मेरा यकीन करो, मैं तुम्हें सारी ज़िंदगी खुश रखूँगा, आई प्रॉमिस। अब वो जिमल के गाल पर प्यार से अपना हाथ रखता हुआ उसे अपना यकीन दिलाने लगा। मुझे ना खुश देखकर मेरी खुशी चाहते हैं आप, तो फिर मुझे यूनिवर्सिटी जाने की परमिशन दे दें। जिमल दुरैत का हाथ अपने गाल से हटाते हुए एकदम से बोली, जैसे उसे आजमाना चाहती हूँ। जिमल की बात पर दुरैत एक पल के लिए खामोश हुआ। जिमल उसके चेहरे के तासुरात देखने लगी। ओके, ड्राइवर के साथ चली जाओ।
दुरैद के बोलने पर जमल गौर से उसको देखने लगी। इसको बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि दुरैद इतनी आसानी से उसकी बात मान लेगा। वो दुरैद के पास उठने लगी, तब दुरैद ने जमल का बाजू पकड़ा। मैं मानता हूँ कि गुस्से में मेरा रिएक्शन बहुत सख्त हो जाता है, लेकिन मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। सिर्फ़ और सिर्फ प्यार ही करना चाहता हूँ तुम्हें। प्लीज़ कोई भी ऐसा काम मत करना जिससे मुझे दोबारा गुस्सा आए और गुस्से में मैं अपने हवास खो बैठूँ, जिसकी वजह से तुम हर्ट हो और फिर तुम्हें इस तरह उदास देखकर मैं खुद भी परेशान हो जाऊँ। तुम समझ रही हो ना मेरी बात? दुरैद नरमी से जिमल को अपनी बात समझाता हुआ बोला, जिस पर जिमल ने आहिस्ता से इकरार में सर हिलाया। तो दुरैद ने जिमल के करीब आकर उसके पेशानी पर अपने होंठ रख दिया, उससे अपने हसार से आज़ाद किया। जिमल दुरैद के पास उठकर वार्डरोब से अपना ड्रेस निकालने लगी ताकि यूनिवर्सिटी जाने के लिए तैयार हो सके। दुरैद जिमल को मसरूफ़ देखकर ऑफिस जाने के लिए उसके कमरे से निकल गया, मगर इससे पहले से जाकर तबिंदा को आगाह करना था कि वो खुद ही जिमल को यूनिवर्सिटी जाने की परमिशन दे चुका है, और यह भी कि तबिंदा जिमल को उसका मोबाइल दे दे। तुम अब भी मेरे बुलाने पर नहीं आते तो मैं वाकई तुमसे दोस्ती ख़त्म कर देता वासिफ़। वासिफ़ के कमरे में दाखिल होते ही कैफ़ उसे बोला। वो यूनिवर्सिटी से सीधा पेपर देकर कैफ़ के बुलाने पर उसके पास आया था। यार क्यों इतने ज़्यादा जज्बाती हो रहे हो? तुम्हें मालूम तो है सेमेस्टर चल रहे हैं, इसी वजह से तुम वक्त नहीं निकाल पा रहा मैं तुम्हारे लिए। बताओ अब कैसी कंडीशन है तुम्हारी? वासिफ़ कैफ़ से उसकी तबीयत के बारे में पूछता हुआ रिलैक्स अंदाज में सोफे पर बैठा। मेरी कंडीशन तो अब बिल्कुल सेट है, मगर तुम सब लोगों को क्या हो गया? आखिर क्यों तुम लोग मिलकर मुझे इस तरह इग्नोर कर रहे हो? पूरे 20 दिन गुजर चुके हैं। पहले जिमल मेरी कॉल रिसीव नहीं कर रही थी, अब मुसलसल उसका नंबर बन जा रहा है। जिमल के बारे में सिमरन या निशा से बात करता हूँ तो वो दोनों ही मुझे टालने वाले अंदाज में जवाब देती हैं। वासिफ़, मैं जिमल से बात करना चाहता हूँ, प्लीज़ मेरी उससे बात करवाओ। कैफ़ की बात सुनकर वासिफ़ संजीदगी से सीधा होकर बैठा। देखो कैफ़, मैं तो तुम्हारे और जिमल के मामले से बिल्कुल अनजान था यार। मुझे जिमल के लिए तुम्हारी पसंदीदगी का मालूम था, मगर ये नहीं मालूम था कि तुम दोनों के आपस में कमिटमेंट भी है। जिमल ने गलत किया हम दोस्तों से अपने निकाह के बारे में छुपाकर, मगर सिमरन का कहना यह भी है कि उसने तुम्हें अपने निकाह के बारे में बताया था। क्या यार ये सब तुम्हें ठीक लगता है? मतलब जिमल पहले से ही कहीं इंगेज है और ये जानकर भी तुम अपने कदम नहीं रोके। दुरैद आज़म से मिलने और उसको जानने के बाद भी तुम उसकी वाइफ से ताल्लुक़ रखते हो, फिर तो दुरैद आज़म का यही रिएक्शन बनता है जो कुछ वो तुम्हारे साथ करके गया। वासिफ़ आराम से बोलता हुआ कैफ़ को उसकी गलती के बारे में बताने लगा, क्योंकि दुरैद ने कैफ़ की अगर घर आकर जो सख्त रद्द-ए-अमल का इज़हार किया था वह सिमरन, निशा और वासिफ़ तीनों को मालूम हो चुका था। वासिफ़ से खुद भी जिमल की सरसरी सी बात हुई थी। वो सिर्फ पेपर्स देने के लिए यूनिवर्सिटी आती थी, फ़ौरन अपने ड्राइवर के साथ चली जाती थी। शादी करना चाहते हैं जिमल और मैं एक दूसरे से। वो खुद भी दुरैद आज़म से कोई ताल्लुक़ नहीं रखना चाहती। वो यहाँ डेट पर मुझसे मिलने नहीं आई थी, जो दुरैद आज़म ने यहाँ आकर बात का बिला वजह में पतंगड़ बनाया। यकीनन घर जाने के बाद उसने जिमल को भी हर्ट किया होगा। ऐसा नहीं है कि जिमल मुझसे कॉन्टैक्ट ही ना करे। कैफ़ गुस्से में वासिफ़ को जताता हुआ बोला, तो वासिफ़ ने भी इसकी गलतफहमी दूर करनी चाहिए। जिमल को दुरैद आज़म ने हर्ट किया हो या नहीं, ये तो इन दोनों का पर्सनल मामला है, मगर अब जिमल खुद तुमसे कॉन्टैक्ट नहीं रखना चाहती। वो ऐसा दुरैद आज़म के दबाव में आकर कर रही है या फिर अपनी मर्ज़ी से, ये तो मैं नहीं जानता, मगर कैफ़ तुम्हें नहीं लगता यही सही है? मेरे ख्याल में अब तुम्हें भी जिमल का ख्याल अपने ज़हन से निकाल देना चाहिए, इसी में तुम दोनों की बेहतरी है। वासिफ़ अपनी तरफ से कैफ़ को समझाता हुआ बोला, तो कैफ़ भड़क उठा। जिमल अगर दबाव में आकर मुझे इग्नोर कर रही है या जानबूझकर, दोनों सूरतों में मैं उसका पीछा नहीं छोड़ने वाला, क्योंकि मैं कोई उल्लू का पट्टा नहीं हूँ कि कोई लड़की पहले मेरे इमोशन से खेले फिर बाद में मुझे इग्नोर कर दे। हाँ, मैं खामोश बैठा रहूँ, देख लूँगा मैं जिमल को भी और उसके दुरैद आज़म को भी। कैफ़ गुस्से में बोला, तो वासिफ़ उसकी बात सुनकर खामोश हो गया। दुरैद ऑफिस से घर लौटा तो उसे मुलाजमा से मालूम हुआ तबिंदा इस वक्त बैग यार्ड में मौजूद है, जबकि जिमल पेपर देकर आने के बाद से अभी तक सो रही थी। जहाँ तक दुरैद को मालूम था जिमल का कल भी पेपर था, वो भी आखिरी। 25 दिन गुजर चुके थे, घर के माहौल में सुकून था। दुरैद के सुलह करवाने पर ही तबिंदा ने जिमल से अपनी नाराज़गी ख़त्म की थी। जिमल के पेपर्स की वजह से जहाँ जिमल ने अपने आप को मसरूफ़ कर लिया था, वहीं दुरैद भी उसे नाश्ते या डिनर के वक्त चंद मिनट के लिए ही देखता। कोई भी बिला जवाज़ बात वो खुद जिमल से नहीं कर रहा था। वो जिमल को टाइम देने के साथ ये भी चाहता था जिमल रिलैक्स होकर पेपर से फारिग हो जाए। ऐसा नहीं था कि वो जिमल की तरफ से अब बिल्कुल बेफ़िक्र या लाताल्लुक़ हो चुका था। वो जिमल की यूनिवर्सिटी में गुजरने के औकात की पूरी खबर रखता था। दुरैद के ही ऑर्डर पर ड्राइवर जब तक यूनिवर्सिटी में गाड़ी खड़ी रखता है, जब तक जिमल का पेपर ख़त्म ना हो जाए। दुरैद ने कैफ़ के बारे में भी मालूम करवाया था। उसका कल हॉस्पिटल अपॉइंटमेंट था, वो काफ़ी हद तक बेहतरी की तरफ आ रहा था। दुरैद ने सोच लिया था अगर दोबारा कैफ़ ने जिमल से मिलने की कोशिश की तो अब की बार वो कैफ़ को हाथ पाँव से ही मफलूज कर देगा। दुरैद अपने रूम की तरफ बढ़ने ही लगा था तो लैंडलाइन पर घंटी बजने लगी। उसके कदम रुके। जी, एप्टा वाले घर से ज़रकून बी की बेटी बोल रही हूँ शारका। मुझे बड़ी बेगम साहिबा से बहुत ज़रूरी बात करना है, प्लीज़ आप उन्हें बुला दें। दुरैद के हेलो के जवाब में इसके कानों से उसे निस्वानी आवाज़ टकराई। ज़रकून की बेटी को वो जानता था, जो बचपन में अक्सर अपने माँ बाप के साथ कॉटेज में मौजूद होती थी। मैं दुरैद बात कर रहा हूँ, जो भी मसला है तो मुझे बता सकती हो। दुरैद जान गया था तबिंदा
से बात करना चाहती है, मगर दुरैद ये जानना चाहता था आखिर वहाँ ऐसा कौन सा मसला दरपेश आ गया है जिसके लिए शहर का तबिंदा से बात करना चाहती थी। जी दुरैद भाई, वो मैं आपको कैसे बताऊँ। अम्मा दरअसल एक ज़रूरी काम से शहर गई हुई हैं। मुझे कॉटेज की सफाई और दूसरे काम का बोलकर शहर का बोलते हिचकिचाने लगी। वो तबिंदा के मोबाइल पर काफ़ी देर से कॉल मिला रही थी, मगर मुसलसल बेल्स जा रही थी, इसलिए शारका ने घबराते हुए घर के नंबर पर कॉल मिलाई थी। कॉटेज की सफाई के अलावा दूसरा काम कौन सा शारका? अच्छा, उसकी हालत दोबारा तो ख़राब नहीं होगी जिसकी वजह से ज़रकून बी ने आंटी को चंद दिनों पहले ही फ़ोन किया था और आंटी के कहने पर ही कॉटेज में डॉक्टर भी बुलवाया गया था। दुरैद कुछ सोचने के बाद तबिंदा के जुमले याद करता हुआ एकदम शारका से बोला। उसने जानबूझकर शारका पर ये तासुर छोड़ा था जैसे वो सारी बात का इल्म रखता हो। आपने और जिमल के रिश्ते, ऑफिस के मसले मसाइल में इस दिन वो तबिंदा वाली बात को जहन से निकाल चुका था। आप जानते हैं नीचे तहखाने में मौजूद आदमी के बारे में? शारका हिचकिचाती हुई थोड़ी हैरत से दुरैद से पूछने लगी। हाँ आंटी, मुझे इसके बारे में बता चुकी हैं, तो मसला वजह बताओ, फ़ोन किस लिए किया था? दुरैद तहखाने के नाम पर बुरी तरह चौंका था, क्योंकि कॉटेज में कोई तहखाना मौजूद है इस बात का इल्म उसे बिल्कुल भी नहीं था। मगर वो शारका को पर कुछ भी जाहिर किए बिना नॉर्मल अंदाज में उससे पूछने लगा। उसी आदमी के बारे में बताने के लिए बड़ी बेगम साहिबा को कॉल मिलाई थी। कल से उसकी तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, हाथ पाँव भी बेड़ियों की वजह से जो जख्म बन चुके थे वह बिल्कुल ख़राब हो चुके हैं। अम्मा यहाँ पर मौजूद नहीं है और खादिम भी सुबह से ना जाने कहाँ निकला हुआ है, अभी तक लौट कर नहीं आया। अब मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा दुरैद भाई, मैं क्या करूँ? दुरैद उसकी बात सुनकर खुद भी सोच में पड़ गया कि शारका किस आदमी का जिक्र कर रही थी, आखिर कौन तहखाने में मौजूद था। तुम परेशान मत हो, ऐसा करो जिस डॉक्टर को पहले बुलवाया था उसको अभी फैसल से कहकर फ़ौरन बुलवा लो। इस वक्त तो मेरा घर से निकलना मुश्किल हो जाएगा। मैं कल खुद दोपहर को वहाँ पहुँचता हूँ। और हाँ, अभी आंटी को फ़ोन करके परेशान करने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी इमरजेंसी हो, इस सूरत में तो मुझसे रब्ता कर लेना। मैंने तुम्हारा नंबर नोट कर लिया है, थोड़ी देर में डॉक्टर आ जाए मैं तुम्हें फिर खुद कॉल करता हूँ। दुरैद शारका से बात करके पलटा तो जिमल को वहाँ खड़ा पाया। उसके चेहरे और बिखरे बालों से लग रहा था वो थोड़ी देर पहले ही जागी थी। क्या हुआ? किसकी कॉल थी? क्या इमरजेंसी हो गई है? जिमल दुरैद को अपनी तरफ देखकर थोड़ा कन्फ्यूज, थोड़ा परेशान होते हुए उसे पूछने लगे। कोई इमरजेंसी नहीं हुई, तुम ये बताओ तुम अभी तक क्यों सो रही थी? तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? दुरैद जिमल के करीब आकर उससे पूछने लगा, जो इस वक्त ट्राउज़र के साथ लॉन्ग शर्ट पहने रफ से हुलिया में इसके सामने खड़ी थी। आज पेपर देकर आई थी तो थोड़ा सर में दर्द था इसलिए लेट गई। मालूम ही नहीं हुआ अभी आँख खुली है। ऐसे तो मत देखें दुरैद, अब मेरा दर्द बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। आप कल दोपहर में कहाँ जा रहे हैं? दुरैद के चेहरे पर अपने लिए फिक्र देखकर जिमल उसे मुतमईन करते हुए बोली, मगर अभी उसका दिमाग फ़ोन कॉल पर ही अटका हुआ था। जिमल को बिल्कुल भी समझ नहीं आया था दुरैद किससे बात कर रहा था। जिमल की बात सुनकर दुरैद उसकी कमर के गिर्द अपने बाजू हायल करके उसे खुद से करीब करता हुआ बोला, सिर्फ मैं नहीं, हम दोनों जा रहे हैं एबटाबाद कल दोपहर में। जब तुम पेपर देकर आओगी तो उसके बाद निकलते हैं। मुझे वहाँ ऑफिस पर कुछ ज़रूरी काम है, तुम्हारा भी माइंड फ्रेश हो जाएगा। ओके? दुरैद जिमल को खुद से करीब करके अपना हित भरे लहजे में बोला। ओके। इनकार का कोई फ़ायदा नहीं था, दुरैद वही करता जो उसने सोच रखा था, इसलिए जिमल दुरैद से बोली। इतने दिनों बाद दुरैद के इतने ज़्यादा दुरैद के करीब आने पर जिमल की नज़रें दुरैद के होंठों पर गई। वो जल्दी से अपनी नज़रें झुका गई। मैं आंटी को हमारे कल का प्रोग्राम का बता कर आता हूँ, पैकिंग तुम अपनी रात में ही कर लेना। ओके? दुरैद जिमल से बोलता हुआ इसके होंठों पर अपने होंठ रख चुका था। जिमल अंदर ही अंदर अपनी इस तरह दुरैद के होंठों को देखने पर शर्मिंदा होने लगी। वह जिमल के बालों में अपनी उंगलियां फंसाए काफ़ी दिनों बाद उसकी सांसों की महक को अपनी सांसों में उतार रहा था। तब हॉल में आते कदमों की आवाज़ पर वो जिमल से दूर हुआ। दुरैद साहिब, आपको बड़ी बेगम साहिबा यार्ड में बुला रही हैं, कोई बात करना है उन्हें आपसे। निगत हॉल में आती हुई दुरैद को तबिंदा का पैगाम देने लगी। ठीक है, तुम चाय लेकर वहीं आ जाओ, दुरैद निकट से बोला और तबिंदा के पास जाने से पहले शारका की तबिंदा के मोबाइल पर आई हुई कॉल्स डिलीट करने का इरादा रखता था। वो खुद जाकर देखना चाहता था आखिर वो शख्स कौन था जो कॉटेज के तहखाने में मौजूद था। मेरे लिए कॉफ़ी मेरे रूम में ले आओ और प्लीज़ डिनर पर मुझे टेबल पर मत बुलाने आना। जब मुझे भूख होगी तो मैं खुद खा लूँगी। जिमल निकल से बोलकर अपने रूम में चलेगी। वो कल पेपर से फ्री होकर थोड़ा रिलैक्स चाहती थी, मगर कल ही उसके लिए एक और इम्तिहान शुरू था। दुरैद उसे ऐसे ही अपने साथ नहीं ले जा रहा था, यकीनन उसके साथ अपनी मैरिड लाइफ शुरू करने वाला था, जिसके बारे में वो जिमल को बता चुका था, जिसके लिए वो फ़िलहाल जिमल बिल्कुल तैयार नहीं थे। तुम आके ऑफिस से, मैं तुम्हारा ही वेट कर रही थी। ये प्लांट्स मैंने ख़ास इस जगह के लिए मंगवाए हैं। बिल्कुल खाली सा लग रहा था ये पोर्शन, अब कैसा लग रहा है? दुरैद के यार्ड में आने पर तबिंदा उसको देखती हुई बोली। स्विमिंग पूल से थोड़े फासले पर दाईं जानिब जहाँ पर मेज़ और कुर्सियाँ रखी हुई थी, उसी कॉर्नर पर 4 से 5 बड़े गमलों का इजाफा हो चुका था। नाइस, अच्छे लग रहे हैं। निकत बता रही थी कि आपने कोई बात करना थी मुझसे। दुरैद वही तबिंदा के सामने वाली कुर्सी पर बैठता हुआ से पूछने लगा। वो अभी तबिंदा के कमरे में मौजूद उसके सेल फोन से शारका की कॉल्स डिलीट करके आ रहा था। हाँ, तुम्हें बताना था, क्या सुबह सोबिया की कॉल आई थी। वो हमारे पास कल रात की फ़्लाइट से पाकिस्तान आ रही है और अब की बार उसने तय किया है कि वो हफ्ते 10 दिन यहीं हमारे पास स्टे करेगी, हमारे घर पर।
तबिंदा दुरैत को खुशी खुशी बताने लगी। सोबिया, सिमन और तबिंदा तीनों की दोस्ती स्कूल के वक्त से थी। सोबिया शादी के बाद मुस्तकिल तौर पर कनाडा चली गई थी, मगर तबिंदा और सिमन से उसका हमेशा कांटेक्ट रहा। वह समन की मौत के अलावा भी 3-4 बार पाकिस्तान आई थी। वो जब भी पाकिस्तान आती तबिंदा से ज़रूर मिलती, लेकिन अब की बार तबिंदा इसलिए खुश थी कि उसकी सहेली का क़याम उसके घर पर होगा। ये तो खुशी की बात है। सोबिया आंटी पाकिस्तान आ रही हैं, मगर मैं और जिमल इनसे फौरी तौर पर नहीं मिल पाएंगे, क्योंकि कल दोपहर जिमल पेपर देकर आएगी तो हमें एबटाबाद के लिए निकलना होगा। दुरैत रिलैक्स अंदाज में बैठा था हुआ तबिंदा को अपने प्रोग्राम से आगाह करता हुआ बोला, तो तबिंदा के चेहरे से मुस्कुराहट गायब हो गई। क्या मतलब इस बात का कि तुम्हें और जिमल को एबटाबाद जाना है? मतलब ये प्रोग्राम कब डिसाइड हुआ? तबिंदा हैरत ज़दा सी होकर दुरैत से पूछने लगी। आज सुबह वहाँ के ऑफिस से मैनेजर की कॉल आई थी। 1-2 छोटे मोटे मसाइल हैं, तो रजी साहब कह रहे थे कि मैं वहाँ 2 दिन के लिए आ जाऊँ। दुरैत तबिंदा के चेहरे के तासुरात जानता हुआ उसे बताने लगा। वह पहले की बनिस्बत थोड़ी परेशान दिखाई दे रही थी। मगर जिमल, उसको साथ ले जाने की क्या ज़रूरत है? ऐसे अच्छा तो नहीं लगता कि घर में गेस्ट आने वाले हों और घर के अफराद ही घर पर मौजूद ना हो। बल्कि मैं तो कहती हूँ तुम्हें भी वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है। जो भी मसले मसाइल हैं यहीं बैठे बैठे सॉल्व करवा लो। तबिंदा एतराज़ करती हुई दुरैत से बोली, और साथ ही दुरैत का भी रुकने का मशवरा देती हुई बोली। यकीनन उसका खुशगवार मूड अब पहले जैसा नहीं था। अगर यहाँ बैठे हुए मसाइल हल हो जाते तो रज़ी साहब इन मसाइल को खुद ही निपटा लेते, ना कि मुझे कॉल करके आने को कहते। और रही बात जिमल की अपने साथ जाने की, आपका मालूम तो है मुझे वहाँ के लिए अजीब सी घबराहट महसूस होती है। मेरे साथ जिमल होगी तो वक्त सहूलत से गुजर जाएगा। ज़्यादा नहीं, सिर्फ 3 से 4 दिन का स्टे है, फिर हम दोनों वापस आकर मिल लेंगे सोबिया आंटी से। दुरैत तबिंदा को बात की मुकम्मल वजाहत देता हुआ बोला। ऐसे अच्छा तो नहीं लगेगा दुरैत, अभी जिमल की रुखसती नहीं हुई, यूँ वो अकेले तुम्हारे साथ जाएगी तो सोबिया क्या सोचेगी? तबिंदा को समझ नहीं आ रहा था वह क्या बोलकर दुरैत को वहाँ से जाने से रोके। अगर जिमल दुरैत के साथ वहाँ पर जाती तो दुरैत और ज़्यादा दिनों तक वहाँ स्टे करता, जो तबिंदा बिल्कुल नहीं चाह रही थी। इसलिए वो एक और एतराज़ उठाती हुई दुरैत से बोली, सोबिया आंटी तो ऐसा कुछ नहीं सोचेंगी जैसा आप सोच रही हैं। मैं अपने साथ किसी गैर लड़की को या अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर नहीं जा रहा। जिमल और मैं एक ही घर में रहते हैं, एक दूसरे के रूम में बिना इजाज़त के, बिना हिचकिचाए बचपन से आते जाते थे। जब हमारा निकाह नहीं हुआ था तब से, और मेरी जिमल से बचपन से अटैचमेंट है, जिसका अंदाज़ा न सिर्फ आपको अच्छी तरह है बल्कि सोबिया आंटी को भी है। तो मुझे नहीं लगता आपको या सोबिया आंटी को इस बात पर कोई ख़ास एतराज़ होना चाहिए। अगर आप फिर भी मुतमईन नहीं हैं तो मैं जिमल को आज ही रुखसत करके अपने कमरे में ले आता हूँ, फिर इसके बाद तो सारी टेंशन मसले ही ख़त्म हो जाएंगे। दुरैत के नॉन स्टॉप बोलने पर तबिंदा घूर कर उसको देखने लगी। वो दुरैत ही क्या, जब अपनी बात से पीछे हट जाता, इसलिए तबिंदा हार मानती हुई बोली, अच्छा दुरैत, अब खामोश भी हो जाओ। ले जाओ जिमल को अपने साथ। मैं ज़रकून बी को फ़ोन करके बोल दूँगी कि तुम दोनों वहाँ आ रहे हो। तबिंदा दुरैत को खामोश करवाते हुए बोली, ज़रकून बी को कॉल करने की ज़रूरत नहीं है, मैं उन्हें कॉल करके अपने आने का बता चुका हूँ। आप वहाँ की टेंशन लेने की बजाय आप यहाँ सोबिया आंटी के रहने के लिए रूम डिसाइड करेंगे। दुरैत तबिंदा को मुतमिन करता हुआ बोला, ये तो मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है, मैं जानती हूँ तुम जिमल का अच्छी तरह ख्याल से रखोगे, लेकिन अगर वो कोई नादानी में गलती कर बैठे तो प्लीज़ भड़क मत जाना, प्यार से हैंडल कर लेना उसे। तबिंदा दबे लफ्ज़ों में दुरैत को समझाती हुई बोली, मैंने आपसे कहा था ना, जो चंद दिनों पहले हो चुका है आगे वैसा कुछ नहीं होगा। जिमल मेरी लाइफ में बहुत मायने रखती है, मैं बचपन से उसका ख्याल रखता आया हूँ और आगे भी रखूँगा। आप अपने दिल से सारे खदशात निकाल कर मुतमिन हो जाएँ, यहाँ रिलैक्स होकर सोबिया आंटी को टाइम दें। दुरैत के बोलने पर तबिंदा खामोश रही, क्योंकि निगत वहाँ चाय लेकर आ गई थी। जिमल, कहाँ जा रही हो? आज तो पेपर ख़त्म हुए हैं, थोड़ी देर ठहर कर घर चली जाना। जिमल के पेपर देने के बाद क्लासरूम से निकली तो सिमरन उसके पीछे आती हुई बोली, ड्राइवर वेट कर रहा है, 20 मिनट भी लेट हो गई तो फिर तुम जानती हो घर में मम्मा और डैड को टेंशन शुरू हो जाएगी कि मैं कहाँ गायब हो गई हूँ, और मेरे घर न आने पर दोनों ही कई तरह की बातें खुद एज्यूम कर लेंगे। जिमल छोटे छोटे कदम उठाकर पार्किंग एरिया की तरफ जाती हुई सिमरन से बोली, अपनी मम्मा और हस्बैंड से इतनी बददिल मत हो यार, वो दोनों ये सब तुम्हारी फ़िक्र में, तुमसे मोहब्बत में करते हैं। मेरे हिसाब से तो तुम्हें इस दिन यूँ कैफ़ के घर जाना ही नहीं चाहिए था, जब तुम्हें खुद अपने हस्बैंड के नेचर का अंदाज़ा था। और यूँ निकाह के बाद कैफ़ के साथ तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग कहाँ से मुनासिब हो जिमल? सिमरन उसके साथ चलते हुए एक बार फिर जिमल को समझाती हुई बोली, जिस पर जिमल के कदम रुके और सिमरन की तरफ रुख करती हुई से बोली, तुम बार बार मेरे निकाह की बात बीच में लाकर क्यों मुझ पर ये साबित करना चाहती हो कि मैं कोई गलत लड़की हूँ, जबकि मैं तुम्हें बता चुकी हूँ जैसे मेरा निकाह मेरी चॉइस पर नहीं हुआ था। कॉन्टैक्ट ख़त्म कर तो दिया है कैफ़ से, अब और क्या करूँ मैं? तो मेरे इस रवैये को लेकर कितना दुखी हुआ होगा, न जाने मेरे बारे में क्या सोच रहा होगा। मगर मैं उसको अपने इस बिहेवियर की वजाहत भी नहीं दे सकती, क्योंकि दयादा को अगर कहीं से मालूम हुआ कि मैंने कैफ़ से बात की है तो दयाद अपने आप को नुकसान पहुँचा लेंगे, और उनको मेरी वजह से कुछ हो जाता है तो मैं ये बोझ लेकर सारी ज़िंदगी खुद भी नहीं जी पाऊँगी।
मैं चंद दिनों से किस कश्मकश में मुबतला हूँ, मेरी फीलिंग्स कोई भी नहीं जान सकता। जिमल रोहानसी होते लहजे में सिमरन को अपनी दिल की कैफियत बताने लगी। मैं तुम्हें गलत लड़की नहीं समझ रही जिमल। अगर तुम कोई गलत लड़की होती तो मेरी और तुम्हारी दोस्ती बरकरार नहीं रहती। मैं तुम्हारी फीलिंग्स को भी समझ रही हूँ और तुम्हारी मुखलिस दोस्त होने के हैसियत से तुम्हें यह मशवरा दूंगी कि 2 कश्तियों में सवार मुसाफिर कभी भी अपनी मंजिल पर नहीं पहुँच सकता। तुम ज़बरदस्ती ही सही मगर अपने और दुरैद आज़म के रिश्ते को जब कबूल कर ही चुकी हो तो खुश होकर अपनी नई ज़िंदगी की शुरुआत करो। अगर तुम अपने दिल में कैफ की यादों को बचाई या फिर दुरैद आज़म के लिए दिल में गुस्सा रखकर आने वाली ज़िंदगी का आगाज़ करोगे तो ये दुरैद आज़म से भी मुनाफ़कत होगी और तुम खुद भी इस तरह कभी खुश नहीं रह पाओगे। मैं समझ सकती हूँ तुम्हारी फीलिंग्स को। अपने दिल को ज़बरदस्ती राह पर चलाना नहायत दुश्वार हो जाता है, जिस रास्ते पर आप चलना नहीं चाहते हो, मगर तुम ये तसव्वुर कर लो इस रास्ते पर ही ऊपर वाले ने तुम्हारे लिए भलाई बेहतरी रखी है। तुम्हारे हस्बैंड को मैंने और निशा ने देखा है, हम दोनों ने ही महसूस किया है दुरैद आज़म तुम्हारे लिए फीलिंग्स रखता है। और रही बात तुम्हारी फीलिंग्स की, तो जब तुम दुरैद आज़म को मुकम्मल शोहर के रूप में देखोगी तो फिर फीलिंग्स खुद पैदा हो जाएंगी। अब अगर तुम कैफ की फीलिंग्स का सोच कर रही हो तो मैं मानती हूँ वो भी तुम्हारे लिए प्योर फीलिंग्स रखता होगा, मगर उस बात को उसे शुरू में ही कबूल कर लेना चाहिए था कि तुम किसी दूसरे से मंसूब हो। इस वक्त तुम्हारे लिए ज़िद कर सकता है, लड़ सकता है, गुस्सा कर सकता है, मगर वक्त गुजरने पर वो खुद ही ऐसा समझ आएगा कि उसकी और तुम्हारी मंजिलें अलग अलग थी। जिमल तो मेरी बहुत प्यारी दोस्त है, मैं तुम्हें कभी भी गलत मशवरा नहीं दूंगी। अपने दिल और दिमाग को एक तरफ कर लो। जो फैसला तुम्हारे लिए तुम्हारी किस्मत 4 साल पहले कर चुकी है। आ जाओ थोड़ी देर कैफेटेरिया में बैठते हैं, निशा और वासी भी आते होंगे। आंटी या दुरैद आज़म से कोई भी तुम्हें कुछ नहीं कहेगा, मैं बात कर लेती हूँ आंटी से कि जिमल हम लोगों के साथ है। सिमरन जिमल को समझाती हुई बोली। जिमल खामोशी से सिमरन की बातें सुन रही थी, फिर बोली, तो मेरी मुखलिस दोस्त हो सिमरन, मैं तुम्हारी इन सारी बातों पर गौर करूँगी, मगर दुरैद सब कुछ बहुत जल्द जाते हैं। आखिर सब कुछ इतनी जल्दी कहाँ नॉर्मल हो सकता है, इसलिए मज़ीद उलझी हुई हूँ। तुम्हारे वासे और निशा के साथ वक्त गुजारती, मगर कल शाम ही दुरैद ने आज एबटाबाद के लिए प्रोग्राम बना लिया था। वो ऑफिस से आ गए होंगे, मेरा ही वेट कर रहे होंगे, इसलिए मुझे घर जाना चाहिए। जिमल सिमरन को बताते ही वहाँ से चली गई। कार में बैठी हुई वो मुसलसल सिमरन की बातों को सोचने लगी। 3 घंटे से वो मुसलसल कार ड्राइव कर रहा था, जबकि उसके बराबर में बैठी हुई जिमल बेखबर सो रही थी। आज सुबह ऑफिस का ज़रूरी काम निपटाकर मैनेजर को ऑफिस का 3 से 4 दिन का चार्ज देकर वो जिमल को अपने साथ लिए एबटाबाद के लिए निकला था, ताकि असल मामले की तह तक पहुँच सके। दुरैद ने कल रात और आज सुबह शारका को कॉल की ताकि मौजूदा सूरत हाल मालूम कर सके। वो चाहता तो तबिंदा से सीधे सीधे खुद ही काल शारका की कॉल का बताकर उसे हकीकत पूछ सकता था, लेकिन इस बात की गारंटी नहीं थी कि तबिंदा उसको हकीकत बता दे। जिमल के सोने से पहले चंद एक दो सवालात घुमा फिरा कर उसने जिमल से भी पूछे थे, मगर जिमल के चेहरे के उलझे हुए तासुरात से वो अंदाज़ा लगा चुका था कि जिमल इस मामले के में जानकारी नहीं रखती। इस वक्त शाम के 6 बज रहे थे, जिसकी वजह से मलके जैसा अंधेरा माहौल में फैल चुका था। आबादी का सिलसिला ख़त्म होकर गाड़ी पहाड़ों के रास्ते पर रवाना थी, जहाँ का एरिया काफ़ी सुनसान था। आज़म का कॉटेज पहाड़ी के रास्ते पर आबादी से काफ़ी दूर था। अचानक गाड़ी एक झटके से रुकी तो दुरैद सोई हुई जिमल को देखने लगा। गाड़ी के रुकने से उसकी नींद में भी खलल नहीं पड़ा था, वो अभी भी वैसे ही गहरी नींद सो रही थी। शाम के साए ढलने की वजह से इस वक्त खनकी काफ़ी हद तक बढ़ चुकी थी। दुरैद गाड़ी की बैक सीट से गर्म चादर उठाकर सोई जिमल पर डालने लगा। वैसे तो वह गर्म कपड़ों में मौजूद थे, मगर दुरैद नहीं चाहता कि मौसम के तेवर उसकी बीवी की नाजुक मिजाज तबीयत पर असरअंदाज होते। वह गाड़ी से नीचे उतरकर बोनट खोलकर चेक करने लगा, जहाँ कार का इंजन गर्म हो चुका था। उफ, पानी भी ख़त्म हो गया। गाड़ी में रखी हुई पानी की बोतल को देखकर वो दिल में अपने आप से बोला। एक नज़र सोई हुई जिमल पर डालकर वो गाड़ी को लॉक करके पीछे रास्ते पर चल पड़ा, जहाँ थोड़ी देर पहले एक छोटी सी झील उसको नजर आई थी। जोरदार आवाज़ पर जिमल की आंखें खुली। इसे महसूस हुआ जैसे किसी ने गाड़ी की शीशे पर जोर से हाथ मारा हो। दैद अपने ऊपर से गर्म चादर हटाकर वह खाली ड्राइविंग सीट को देखकर एकदम परेशान हो गई कि दैद उसे वीरान जगह पर अकेला छोड़कर कहाँ चला गया। चार सौ अंधेरा फैला हुआ था। अंधेरा देखकर उसे एहसास हुआ कि शाम के साए अब रात में बदल चुके हैं। कल जब वो पेपर देकर आई थी तो काफ़ी देर तक यूनिवर्सिटी से आने के बाद सोती रही थी, जिसकी वजह से पिछली रात उसने जाकर गुजारी हुई। आज पेपर देने के बाद उसे दुरैद के साथ एबटाबाद के लिए निकलना था, इसलिए उसने नींद पूरी करने का काम रास्ते में ही किया था। जिमल अपने मोबाइल निकाल कर दुरैद को कॉल मिलाने लगी। आप कहाँ पर हैं दुरैद? मुझे यूँ अकेला छोड़कर कहाँ चले गए? कॉल कनेक्ट होते ही जिमल दुरैद की आवाज़ सुने बगैर उसे पूछने लगी। गाड़ी का इंजन गर्म हो चुका था और रास्ते में सारा पानी तुम पी गई थी, इसलिए पानी भरने गया था। डोंट वरी, बस पहुँच रहा हूँ। दुरैद पानी भरकर गाड़ी की तरफ आ रहा था, तब जिमल की कॉल रिसीव करके उसे बोला, पहुँच नहीं रहा हूँ, जल्दी पहुँचे यहाँ, मैं बुरी तरह थक चुकी हूँ दुरैद इस बोरिंग सफ़र से। जिमल कच्ची नींद से जागी थी, इसलिए बेजार से अंदाज में दुरैद से बोली।
इस सफ़र को बोरिंग तुम्हारी नींद ने बनाया है डार्लिंग। हम इस सफ़र को अच्छा खासा यादगार रोमांटिक भी बना सकते थे। अच्छा कॉल रखो, बस पहुंच गया हूँ मैं। दुराई जिमल से बोलता हुआ कॉल काट चुका था और गाड़ी की तरह लंबे लंबे कदम उठाने लगा, जबकि जिमल जो काफ़ी देर से बैठे बैठे थक गई थी, इसलिए गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर नीचे उतर गई। बचपन में उसने दुरैत को मुख्तलिफ रूम में देखा था, लेकिन अब उसकी बातें, उसका अंदाज़ बिल्कुल मुख्तलिफ हो चुका था। वो चेंज था जो जिमल कबूल नहीं कर पा रही थी कि अब दुरैत उसका शौहर बन चुका है। अपने गिर दोनों हाथों को लपेट कर पथरीली सड़क पर चलती हुई दोबारा से सिमरन की बातें सोचने लगी, जब अचानक गाड़ी के पीछे छुपा हुआ कोई आदमी जिमल का बाजू पकड़कर उसको खींचने लगा। ए, कौन हो तुम? कहाँ ले जा रहे हो मुझे? छोड़ो मेरा हाथ।